Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about D and F block elements, we have to start the analysis of their electronic structure today. आज क्या करते हैं, हमने फीचर्स वही कंटिन्यू करने हैं जो हमने पिछली दफ़ा स्टार्ट कर दिया था. आज हमने जो फीचर्स हैं उनमें डिटेल देखनी होगी D and F block elements के electronic structure के बारे में. तो let me give the heading over here. Electronic structure of transition metals. Transition metals की electronic structure की जब हम analysis करते हैं, I told you this the last time जब हम discussion कर रहे थे, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो general electronic configuration होती है transition metal की, उसको आप लिखोगे कैसे? You will write it down like this, NS2. आमतौर पर जो s ऑर्बिटल होता है ट्रांजिशन मेटल्स में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के लिए सबसे पहले आपने n में से माइनस करना है 1. ठीक है, यानी जो पीरियड नंबर होगा उसका, उसमें से 1 माइनस करना है. जो आपको नंबर मिलेगा उसको अपने d के साथ लगाना होगा. और d ऑर्बिटल में एज यू नो इसमें 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं. तो ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है, दिस बेसिकली इज द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन ये रही. अब इसमें आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में एक चीज आपने नोट करनी है विथ रिगार्ड्स टू इट्स स्टेबिलिटी. ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी में आपने नोट किया होगा कि जो उनकी स्टेबिलिटी है, नॉर्मल एलिमेंट्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स. उनमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी स्टेबिलिटी रिलेट किससे करती है? इट रिलेट्स विथ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S एंड P ऑर्बिटल. यानी कट द लॉन्ग डिटेल शॉर्ट, आप ये कह सकते हो कि ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल्स को S और P ब्लॉक एलिमेंट्स फॉलो करते हैं और ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल के जरिए वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स. ठीक है, सो एक बात यहां पर नोट कर लो कि जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल हुआ और दूसरा डुप्लेट रूल हुआ. ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल्स, ये 2 ऐसे रूल्स हैं विच इज एप्लीकेबल ऑन एलिमेंट्स प्रेजेंट फ्रॉम ग्रुप 1A से लेके 8A तक, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज नॉर्मल एलिमेंट्स. ठीक है, इनके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो. लेकिन एज फार एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कंसर्न, उस पर ऑक्टेट या डुप्लेट रूल अप्लाई नहीं होता. उसकी सिंपल वजह यह है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को गिने तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं इनके वैलेंस शेल में. बिकॉज S ऑर्बिटल में टोटल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और D ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. सो द पॉइंट बेसिकली इज कि जो ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल का कंसेप्ट है, यू कैन नॉट अप्लाई दैट ऑन ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. तो इनके लिए फिर क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में यू नीड टू रियलाइज कि इनकी स्टेबिलिटी को हमने किसी और तरीके से एक्सप्लेन करना है. बट देन अगेन दिस इज अ जनरल कंसेप्ट, इसको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते बिकॉज काफ़ी सारी एक्सेप्शनल केसेस आपको ट्रांजिशन सीरीज में मिलेंगी. लेकिन जनरली इनकी स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है बाय हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड रूल. मतलब इसका यह है कि जो D ऑर्बिटल होता है, D ऑर्बिटल ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल, अगर आप इसे क्या करोगे, अगर आप इसे हाफ फिल्ड करोगे या कंप्लीटली फिल्ड करोगे, तो ये 2 ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए क्या किया जा सकता है, जो ट्रांजिशन मेटल है उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है. तो स्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ आइदर 5 और 10 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स स्ट्रक्चर. ठीक है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, इन दोनों के जरिए आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन मेटल्स को स्टेबलाइज कर सकते हो. अब इसको क्लियर करने के लिए लेट मी गिव यू 2 एग्जांपल्स. सबसे पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं क्रोमियम की. क्रोमियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 24. अब इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लाइक दिस, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, यहां तक हमने कर लिया। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और 8, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 और 24 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी होगी ऐसे। 3p6 के बाद 4s आता है। 4s में 2 के बजाय मैं लिखता हूं 1 इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है 4s ऑर्बिटल का, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स d ऑर्बिटल। ठीक है, d ऑर्बिटल में शिफ्ट करके इसको जब हम लिखते हैं तो वी राइट इट डाउन लाइक दिस, 4s1 एंड 3d5। ठीक है, वरना ओरिजिनली अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखोगे, ये तो मैंने आपको ट्रांजिशन के बाद का बताया है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है s से d ऑर्बिटल के अंदर, जब ट्रांजिशन हो जाती है तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे नजर आती है। लेकिन ओरिजिनली जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखा जाए, इट शुड बी 4s2 एंड 3d4, 4s2 और 3d4, दिस शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। लेकिन लाइक आई सेड, क्रोमियम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालेगा, इट्स गोइंग टू शिफ्ट इट इनटू d ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा, ये स्टेबलाइज कर जाएगा। तो स्टेबिलिटी की एक सूरत ये है जो मैंने आपको लिख के दिखा दी है। दूसरी सूरत कंप्लीटली फिलिंग में आपने एग्जांपल लेनी होगी कॉपर की, जिसका एटॉमिक नंबर है 29। 29 को जब हम कन्फिगर करते हैं तो कन्फिगरेशन में हमें पता चलता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके बाद हम 4s में क्या करेंगे, 4s में दोबारा एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और 3d में लिखेंगे 10। ये ट्रांजिशन हो चुकी है, वरना ओरिजिनली जो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इट इज टू बी रिटन लाइक दिस, 4s2 एंड 3d9। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। तो 4s2 एंड 3d9 था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के जब आप 3d ऑर्बिटल में फिल करते हो तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं पूरे। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मस्ट हैव एट लीस्ट 5 और 10 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इट स्टेबल। स्टेबिलिटी का ताल्लुक इसके साथ होता है। ठीक है, सो ये है कंसेप्ट किसका, ये है कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट, लेट्स हैव अ लुक एट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को हम देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी असल में वर्ड डिफरेंट है, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बाइंडिंग एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज व्हेन यू हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन अगर हम यहां पर लिख लेते हैं तो इट बेसिकली रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट, quantity of energy in terms of heat which is required to convert an atom into free electrons and न्यूक्लियस। सो बेसिकली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एटम को तोड़ने के बारे में, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको पता होगा कि एटम के अंदर सिर्फ आपको दो ही चीजें मिलती हैं, एक होता है इसका न्यूक्लियस और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से अलग करने का मतलब यू आर ट्राइंग टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इनडायरेक्टली हम बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी ओवर हियर। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी वैल्यूज आपको दरमियानी मिलेंगी। लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन पी एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज बहुत कम होती हैं। तो यहां पर जब आप इसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हो तो आप ये कह सकते हो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, इट इज लेस देन S ब्लॉक एलिमेंट्स बट ग्रेटर देन P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इन ऑर्डर ऑफ दिस, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। S ब्लॉक को आपने पहले लिखा, ठीक है, इट इज आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू S ब्लॉक की जो है वो कम होती है, किसे, इट इज लेस देन ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, और ट्रांजिशन मेटल्स की जो आयनाइजेशन ये होती है, ये कम होती है, किससे, इट इज लेस देन P
ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज होती हैं वो ट्रांजिशन मेटल से ज़्यादा होती हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज होती हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है ये इंटरमीडिएट है। अब इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। तो क्वांटिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी को अपने यहाँ पर रिलेट किससे करना है? यू हैव टू रिलेट इट विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जितने ज़्यादा होंगे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना आप इनकी क्वांटिटी को कम करोगे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, इट वुड वेरी इन दिस फॉर्म, एक माउंटेन की फॉर्म का सिलसिला बनाता है जिसमें जो इंक्रीज है वो 5 या 6B तक, 5B और 6B तक इनके बाइंडिंग एनर्जीज इंक्रीज होती है, और 6B के बाद चूंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाती है तो आहिस्ते आहिस्ते इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज होती जाती हैं। तो यू कैन से कि इन दिस डायरेक्शन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाओगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती जाएगी। तो इससे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है। Then we have a look at what? We have a look at variable oxidation state. इसका कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है। Let me write them down over here. Variable oxidation state. Variable oxidation state means the ability of an element. इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। Ability of an element to show more than one oxidation state। और ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको आइडिया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली इज द अपेरेंट चार्ज विच कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव विच इज जनरली प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट जब वो कंपाउंड की हालत में मौजूद हो। तो जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की एबिलिटी रखता हो तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियादी वजह क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। लेट मी रिपीट इट। इट्स बिकॉज ऑफ द presence of two orbitals as their valence shell। s और d ऑर्बिटल ये दोनों चूंकि इसका आखिरी शेल बनाते हैं, वैलेंस शेल बनाते हैं, तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से एलिमेंट्स में आसानी हो जाती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स। S और D ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है। जब कम एनर्जी का डिफरेंस हो तो दीज ऑर्बिटल्स आर रियली वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब जब होते हैं तो इसमें फायदा ये हो जाता है कि इन दोनों ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो D ऑर्बिटल में जा सकता है और D ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में आ सकता है। जब ये शिफ्टिंग होती है तो शिफ्टिंग की वजह से ये क्या कर सकते हैं? ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल हम किसकी ले सकते हैं? वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आयरन हैज द एबिलिटी ऑफ शोइंग +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसको बाकायदा हमने क्या करना होगा? हमने साबित करना होगा। तो साबित करने के लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक लिख लिया। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद है 4s2 20 का मतलब 3d में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3d6। तो अब होगा क्या? इसको अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू
एन आइन Fe+2 आइन में अगर आपने चेंज करना है तो सिर्फ फोकस करें इसके वैलेंस शेल के ऊपर। वैलेंस शेल में इस वक्त 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में मौजूद हैं। तो इफ आयरन वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू Fe+2 यू हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल चूंकि सबसे बाहर मौजूद है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। नाउ वंस इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो व्हाट विल इट डू, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू 4s2 and 3d4. This would be the valence shell electronic configuration of iron once it converts itself into Fe+2 form. ठीक है। अच्छा, +2 फॉर्म में आमतौर पर क्या नहीं होता, वैसे देखा जाए तो Fe+2 फॉर्म में आयरन स्टेबल नहीं होता। इसको आप क्या कर सकते हो, बाकायदा लेबोरेटरी के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। जब आपने क्या किया, जब आपने आयरन फेरस सल्फेट को बनाया, फेरस सल्फेट को बना के अगर आप उसे छोड़ दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर है इट चेंजेस इनटू रेडिश ब्राउन कलर। ये करता कैसे है, फेरस से अपने आप को चेंज करता है फेरिक फॉर्म में। फेरिक फॉर्म में चेंज करने के लिए Fe+2 से इसने चेंज करने अपने आप को Fe+3 में। अब +3 में चेंज करना है तो इसने एक और इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। नाउ वंस इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ये 4s2 and 3d3 हो जाता है। अब इसमें स्टेबिलिटी की बात कहां से आ गई, लेट मी टेक यू बैक टू इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो तब स्टेबल होगा जब उसका स्ट्रक्चर या तो हाफ फिल्ड होता है या कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब इसमें अगर आप देखोगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, स्टेबलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा डी ऑर्बिटल के अंदर। डी ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 5 हो जाएंगे। तो स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का वैलेंस शेल वाला, उसमें 4s में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता और 3d में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4s0 and 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe+3 की होती है और इस तरीके से आयरन अपने आप को स्टेबलाइज करता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ फेरस एंड फेरिक आइंस। अपने आप को इस तरह बनाते हैं और इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। जनरल कंसेप्ट ये है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, वो आमतौर पर +2 से लेके +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। ठीक है, +2 से +7 की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 और 3 ही है जो सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आएगा या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नजर आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई किसकी, दिस इज अबाउट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी की तरफ। आई टोल्ड यू बिफोर कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी ऑफ बीइंग यूज्ड एज कैटलिस्ट्स इन वेरियस रिएक्शंस। अब उसकी वजह क्या है, द रीजन बेसिकली इज देयर एबिलिटी टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वेरियस रिएक्शंस। मुख्तलिफ रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देते हैं, कम करने पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अपने आप को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे रिएक्शन तेज हो जाता है। अब इसमें हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द डिफरेंट elements that can be used as catalysts, और उसमें सबसे पहले हमने देखना होगा निकल को, because this is something जो हम repeat करेंगे organic chemistry में। Nickel is a substance which is basically used as a catalyst when you talk about the conversion of oil into ghee। ऑयल को अगर आपने घी में चेंज करना है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऑयल को अनसैचुरेटेड को अपने सैचुरेटेड में चेंज करना है, तो इस प्रोसेस के दौरान हमने क्या करना होगा, वी गॉट टू यूज निकल एज द कैटलिस्ट। तो ये क्या करता है, प्रोसेस को आसान कर देता है और इसकी कन्वर्जन को ईजी बना देता है। तो ऑयल को घी में कन्वर्जन के दौरान ऑयल के अंदर अपने हाइड्रोजन को चूंकि ऐड करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम इस्तेमाल करेंगे हेबर्स प्रोसेस का एग्जाम्पल, जो इस तरह लिखा जाता है। इसकी हेडिंग में दे देता हूं, हेबर्स प्रोसेस, जिसमें यू हैव नाइट्रोजन
combining with 3 molecules of hydrogen to produce 2 molecules of NH3. ठीक है, दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जिसमें Fe को इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पे। ठीक है, दिस इज रिएक्शन नंबर 2। तीसरा रिएक्शन है कॉपर का। कॉपर इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स टू प्रोड्यूस अल्डिहाइड्स। ठीक है, उस रिएक्शन को अगर आपने लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, CH3 CH2 OH एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। इसकी ऑक्सीडेशन अगर आपने करनी है, एटॉमिक ऑक्सीजन ले लें। ठीक है, इसमें कॉपर को इस्तेमाल करोगे, हाइड्रोजन को यहाँ से जब ये रिमूव करेगा तो इट प्रोड्यूसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और उसके साथ ही आपको CH3 डबल बॉन्ड O और H मिलेगा। तो अगर आपने अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज करना है तो उस प्रोसेस के दौरान कॉपर को इस्तेमाल किया जा सकता है कैटलिस्ट के तौर पर। देन यू गॉट प्लैटिनम। प्लैटिनम को इस्तेमाल कर सकते हैं SO2 को SO3 में कन्वर्ट होने में। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें एक स्टेप है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को हमने चेंज करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। ठीक है, ये कन्वर्जन हमने करनी है। ठीक है, तो इसमें पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था प्लैटिनम को, लेकिन उसके बाद फिर इसको रिप्लेस किया गया वेनेडियम पेंटॉक्साइड से, V2O5। वेनेडियम इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन मेटल बेसिकली। तो ये दोनों कैटलिस्ट, ये पुराने ज़माने में प्लैटिनम को इस्तेमाल किया जाता था लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब मॉडर्न मेथड्स में आप वेनेडियम पेंटॉक्साइड को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हो फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू ट्राइऑक्साइड। ठीक है, देन यू गॉट द यूज ऑफ TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। पॉलीथीन की फॉर्मेशन, जो प्लास्टिक है उसको आप जनरली ये लिख सकते हो इथीन, ये मोनोमर है। इसको अगर आप गुजारोगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे जो आपको मिलेगा मैक्रोमोलिक्यूल, उसकी मेंशनिंग ऐसे करोगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉलीथीन प्लास्टिक। पॉलीथीन को इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज द कैटलिस्ट। देन यू गॉट MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है KClO3 को डिकम्पोज करने में। यू कैन टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3। ठीक है, इसको जब आप डिकम्पोज करोगे हीट के जरिए तो उसमें हम MnO2 को भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको 2 मॉलिक्यूल्स KCl के मिलेंगे अलॉन्ग विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और क्यूप्रस क्लोराइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन फ्रॉम HCl। HCl से अगर आपने क्लोरीन प्रोड्यूस करें, 2HCl है, इसमें यू यूज CuCl2 एज द कैटलिस्ट। इससे अगर आप Cl2 को अलग करोगे तो हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें यू ब्रेकअप अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl और उसमें से क्लोरीन को आइसोलेट करते हो। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक हो गया। सेकेंड लास्ट टॉपिक इज अबाउट अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन से पहले यू गॉट मैग्नेटिक बिहेवियर है, पहले उसको देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू alloy formation. As we have discussed before, transition metals have the ability of getting itself attracted towards a magnet. We have already discussed that. उसमें हमने कहा कि ऐसे प्रॉपर्टी को हम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में आपने 3 चीज़ों को समझना है। सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट थिंग इज पैरामैग्नेटिज्म। इसको हमने समझना होगा। पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली कहते हैं किसको, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट इटसेल्फ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की एबिलिटी को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस of unpaired electrons in its structure। स्ट्रक्चर के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसमें एग्जांपल आप किसकी दे सकते हो, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ आयरन। आयरन की एग्जांपल दे सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर है 26, Fe 26। इसको कन्फिगर कर लेते हैं 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2। अब 3d को आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो d ऑर्बिटल है, यू हैव टू राइट देम डाउन इन द फॉर्म ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स लाइक दिस 3d xy, 3d yz, 3d xz, 3d x square minus y square and 3d z square। ठीक हो गया। तो 10 10 और 10 20, 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो यू कैन क्लियरली सी ये रहा इसका वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल में आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो दैट्स व्हाट मेक्स आयरन पैरामैग्नेटिक। दूसरा जो कंसेप्ट है दैट इज डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म में आपने क्या करना है, यू हैव टू से कि इट इज अगेन द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट not to get attracted towards a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट ना होने की सलाहियत को डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करता है, ये डायामैग्नेटिक हो जाता है। और इसकी एग्जांपल के तौर पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। इसको जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वी राइट इट डाउन लाइक दिस 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 4s2 के बाद 3d xy, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3d yz 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3d xz 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 3d z स्क्वायर, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यू कैन सी दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ जिंक। इसमें आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस की वजह से आप इसको डायामैग्नेटिक के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें अगर आपने क्या करनी है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दी पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू असल में अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो यू कैन कैलकुलेट इट थ्रू व्हाट, थ्रू मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज समथिंग which is used for calculating the paramagnetism, quantity of paramagnetism present in a atom। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाइड बाई n+2, इसका स्क्वायर रूट आपने निकालना होगा। ठीक है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट, bm को इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट इन एन एटम, जिसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है। और यहां पर याद रखें जो n है, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वैल्यू को यहां पर पुट करके इसकी आसानी से कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, राइट। तो ये तो होगी बात किसकी, दिस इज अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर। एंड लास्ट ऑफ ऑल वी गॉट टू हैव अ लुक एट एलॉय फॉर्मेशन। ऑलरेडी इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एलॉयज आर फिजिकल मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, जिसमें मेटल को आपस में पिघलाना है, पिघला के फिर इनको मिक्स करना है। मिक्स करने से आपको एलॉय मिल जाएगा। एलॉयज को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका बेसिक मकसद समझ लें कि एलॉयज बेसिकली आर फॉर्म्ड टू एनहांस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक मेटल। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करने के लिए इनको बनाया जाता है। जैसे स्टील है फॉर एग्जांपल। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है व्हिच हैज द एबिलिटी ऑफ गेटिंग करोडेड। करोड होने का मतलब उसको जंग लग सकता है। जब जंग लगेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जंग लगने की वजह से
वो कंपाउंड की हालत में चेंज हो सकता है। तो इस जंग लगने के प्रोसेस को रोकने के लिए हम आयरन को कंबाइन करते हैं कुछ और मेटल्स के साथ, और मेटल्स के साथ कम्बिनेशन से उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं और उनकी कोरोजन नहीं होती। तो स्टील की फॉर्मेशन में यही होता है, जिसमें आयरन को कंबाइन किया जाता है विद एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम और निकल। इसी तरीके से स्टर्लिंग सिल्वर की आप देख लें एग्जाम्पल, उसमें सिल्वर को मिलाया जाता है कॉपर के साथ। प्यूटर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। टिन, कॉपर, बिस्मथ और एंटीमनी को मिलाया जाता है। डेंटल अमलगम जो दांतों की फिलिंग में इस्तेमाल होता है, उसमें यू गॉट मरकरी, सिल्वर और टिन। ब्रॉन्ज कॉम्पोजिशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में, इसमें होता है कॉपर और जिंक। और लास्ट ऑफ ऑल जो ब्रास होता है उसमें भी कॉपर और जिंक होता है, लेकिन द बेसिक डिफरेंस इज कि जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज में जिंक मौजूद नहीं होता, जिंक में टिन होता है। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन में आपको इस तरीके से लिख के दिखाता हूं। देखिए, जो ब्रॉन्ज है बेसिकली it is composed of copper which is about 90% और टिन है which is about 10%। इसी तरीके से अगर आप क्या करोगे, इसकी कंपैरिजन ब्रास के साथ करोगे, ब्रास में भी कॉपर मौजूद है बट इट इज अराउंड 80% और इसमें जिंक मौजूद है which is around 20%। तो these are common examples which are quoted for explaining the concept of alloys। तो इसी के साथ जो जनरल प्रॉपर्टीज थी ट्रांजिशन मेटल्स की, दे हैव बीन कंप्लीटेड। होपफुली नेक्स्ट टाइम वी विल मीट यू अगेन विद द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।